हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये है बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है जो 38वां बीपीएससी से लेके 67th बीपीएससी तक इसमें कवर किया गया है। एक जो लेटेस्ट हुआ है 68th बीपीएससी वो मिसिंग है, तो वो भी क्वेश्चन पेपर जब मिलेंगे उसको भी हम लेके आ जाएंगे। फिलहाल देखिए, जब भी कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका कम से कम 10 साल 15 साल का जो क्वेश्चन है ज़रूर एक बार रूबरू हो जाना चाहिए। उससे बहुत फ़ायदा मिलता है आने वाले एग्ज़ामों में। तो ये घटना चक्र का, समसामयिक घटना चक्र का ये है बुक, जो कि बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। 38 से लेके 67 तक का क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है, सॉल्यूशन के साथ है। तो इसमें हम लोग जो अगर ईयर की बात करें तो 92 से लेके 1992 से लेकर 2022 तक जो 67th परीक्षा हुआ है बीपीएससी का, वहाँ तक का सारे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। और वो भी बुक वाइज या टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जितने भी पूछता है वो सारे दिया है। ये समान अध्ययन का होगा जो फ्री का होता है बीपीएससी के लिए। तो इसको एक बार करके ज़रूर आप लोग जाइएगा, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा आखिर बीपीएससी में पूछता क्या है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग को मिलेगा, फिर आप लोग तो तैयारी करते ही होंगे और इससे थोड़ा बहुत डायरेक्शन मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक। इसमें देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। जो पहला टॉपिक है इसमें कवर किया गया है भारतीय इतिहास, और ये हिस्ट्री जो है बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे और आप लोग को थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो आइए इसको जूम कर लेते हैं। तो पहला है भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर के साथ दिया है, तो हम लोग यहीं पे बात करते जाएंगे। तो यहाँ पे दिया है प्राचीन भारत का पहला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सब साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। तो याद रखिएगा, पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, जिसका सही आंसर डी है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा हम लोग पढ़ लेते ताकि पता चले। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जिसमें 7000 बीसी से लेकर 5500 बीसी पूर्व के मध्य मानव वासना का क्षेत्र था। कुछ विद्वान ने मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा वर्ष पूर्व से मानते आ रहे हैं। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो याद रखिएगा, मेहरगढ़ जो है ये है कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ? तो बलूचिस्तान एक क्षेत्र है, वहाँ पे आता है। यहाँ से 7000 बीसी से लेकर 5500 बीसी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल भी मिले हैं, प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको काल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो काल्कोलिथिक युग जो कहा जाता है या चाल्कोलिथिक भी कहा जाता है, तो ये ताम्र युग को कहा जाता है चाल्कोलिथिक या काल्कोलिथिक युग। ताम्र युग जिसको बोलते हैं, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतों में तांबा का औजार जब उपयोग होने लगा तो उसी काल को ताम्रपाषाण युग या काल्कोलिथिक युग के नाम से हम लोग जानते थे। ठीक है, चलिए अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसमें जो है लाल रंग का उपयोग किया गया था। हड़प्पा में जितने भी बर्तन मिले उसमें लाल रंग का उपयोग किया गया था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों को व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पन के दौर में हाथ से चलित चाक का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणी थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्र जो मातृभांड थे। मातृभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मातृभांडों के ऊपर हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से पर काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है, जो कि अभी भी की जाती है। जो कुम्हार लोग को देखते होंगे बनाते हैं मिट्टी के बर्तन।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? तो सिंधु सभ्यता जो है अर्ध ऐतिहासिक काल का ये युग था। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी का कालखंड जो है अर्ध ऐतिहासिक माना गया है। तो सायधव सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब डिकोड नहीं किया जा सका है, अनडिकोड है, पिक्चोग्राफिक है ये कह सकते हैं। तो ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अर्ध ऐतिहासिक काल के युग में पड़ता है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर का रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि यहाँ पर पक्की ईंट से बनी इमारत थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे या बसाए जाते थे। पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था इमारतों में। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान घर व अन्य घर प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है, जिससे जिप्सम और मोटर का प्रयोग जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि यहाँ पे पक्की ईंट की इमारत बनी थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह इसमें से कौन सा है? ये जो है लोथल जो है ये हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पनीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। ये भी आप याद रखें, लोथल कहाँ पे है? गुजरात, अहमदाबाद में, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह आपको मिलेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में कौन सा? अभी देखे थे हम लोग लोथल जो है ये कहाँ पे? अहमदाबाद ज़िले में है, गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पन कालीन स्थल को टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था बनवाली से। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। तो बनवाली है हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत का निशान मिले हैं? ये मिले हैं कालीबागान में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खम्बत की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे से स्थित कलीबागान किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। तो कलीबागान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में है धौलवीरा। तो धौलवीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है यहाँ पे। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनवाली की पक्की मिट्टी की बनी हुई हल भी प्राप्त हुई थी, जिसको टेराकोटा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का जो निशान मिले हैं वो मिले हैं कलीबागान से। और कलीबागान है कहाँ पे? तो कलीबागान है राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें जो उत्खनन करने वाले कार्य करने वाले उनका नाम दिया है, जैसे आर डी बनर्जी, के.एन. दीक्षित, और यहाँ पे होगा कुछ के.एन. दीक्षित, और यहाँ पे है M.S. वत्स और B.S. स्मिथ। तो इसमें से कौन सा? B.S. स्मिथ जो है ये हड़प्पन और जो एक और साइट था यहाँ पे जिनका नाम था हड़प्पन और मोहनजोदड़ो, इन दोनों के उत्खनन से ये संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, B.S. स्मिथ जो है हड़प्पन और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पन का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, ए घोष, जेप्टी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि B.S. स्मिथ जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये भारतविद एक कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। आगे है, बोगज कोई का महत्व निम्नलिखित महत्व इसलिए है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं
उसमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिला है। ठीक है। बोगज कोई, अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोगज कोई जो एशिया माइनर कहा जाता है, एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में से राजाओं का उल्लेख आया है जिसके नाम आर्यों जैसा है और जो सिंधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए थे। तो बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिला है। उसके बाद आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परसुनी रवि के तट पे। 10 राजाओं का युद्ध परसुनी नदी, वर्तमान में उसको रवि नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी तट पे लड़ा गया था जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दूह, यदु, पुरु और तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों के समूह सम्मिलित था जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम मंडल को समर्पित है? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ऋग्वेद जो है 10 मंडल में बांट दिया गया है, जिसमें से 9वां मंडल जो है जो किसको? सोम, ठीक है, गॉड ऑफ प्लांट कहा जाता है, सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जैसा कि अभी आपको हम बताएं। ऋग्वेद में टोटल कितने? 10 मंडल में बांट दिया गया है। 9वीं मंडल जो है जिसमें 114 मंत्र है, सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था जिसमें मुजबंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति मिली है, मतलब वर्ण सिस्टम जो है वो कौन से में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मेंशन है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी हम लोग बात किए थे, ये सोम गॉड को और इसे पेय पर नामांकित देवता को समर्पित किया गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन 15 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार जो है विश्वामित्र। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसमें जो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो थे वैशिष्ट के द्वारा किया गया था। वैशिष्ट दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक, याद रखिएगा, वैशिष्ट दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, यहाँ वैशाली भी ऑप्शन है, लेकिन वैशाली के कहाँ? कुंडाग्राम में हुआ था। ये देखिए सारे बीपीएससी में पूछा गया है। 42वां, 47वां और 53 से 55वां जो था उसमें भी पूछा गया था 2011 में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उसकी माता तिरसला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन थी तथा पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञानत्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 दिया है। इस आधार पर अन्य प्रकाशनों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार 540 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ आ जाइए। आगे, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडाग्राम में हुआ था। यहाँ पे जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञानत्रिक क्षत्रिय के संघ के एक प्रधान हुआ करते थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी नाम के जगह पे उन्होंने शरीर त्यागा था, और जहाँ पे जल मंदिर का निर्माण किया गया था तो वो जगह का नाम है पावापुरी। आगे है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधा
हुआ करता था। उनके प्रियदर्शना नाम के एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य भी यही कहलाए। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नाम के एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य उनके गंधर कहा जाता है। निम्न प्रकार के थे: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे ये। आर्यवत, सुधर्मन, मंडिका पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अंचल, मैतय एवं प्रभास। तो ये हुआ करता था। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाया? सबसे बाद में मतलब, तो 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाया। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय यह जो है संभूति विजय तथा भद्रबाबू संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांत का संकलन प्रथम जैन की सभा में किया गया था। ठीक, और प्रथम जैन का जो हुआ था संकलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ में ये पहला। 6 वर्षों के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहलाएं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला में से सबसे पहले ऋषिपतन, वर्तमान में सारनाथ कहा जाता है, यहाँ पे उन्होंने पहला भाषण दिए थे या उपदेश दिए थे, ऐसा कह सकते हैं। इससे प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। यह उपदेश दुख के कारण, दुख का अंत और उसके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य भी कहलाए। अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगीर, वैशाली तथा कौशल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज में हुआ था। ये आपको याद रखना है, सबसे अधिक प्रचार कहाँ पे हुआ था? कौशल राज में हुआ था। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपने प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नाम के लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को शुकर मदब खाने को दिया। इससे उनका रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और इसी से उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जो कि कहाँ पे था? कुशीनगर में। ठीक है, ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। मल गणराज्य की राजधानी पहुँचे और 483 ईसा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन कर 3 भागों में बांटा गया। ये त्रिपिटक जो है ये विनय पिटक, संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सूत्र पिटक महात्मा बुद्ध के वचन और तीसरा था अभिधमन पिटक जो दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित था। इन्हीं को कहा जाता है त्रिपिटक। ठीक है, ये 3 बुक का आप लोग नाम याद रखेंगे, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधमन पिटक। आगे है तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, या यहाँ पे है और ऑप्शन, या फिर जैन धर्म से। तो ये जो है संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधना आवश्यक बनाए गए हैं। ठीक है, सामयिक धारणा मतलब समय दर्शन, सामयिक चरित्र और सामयिक ज्ञान, ये तीनों को जैन धर्म में 3 रत्न की संज्ञा दी गई है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है? तो आत्मदमन जो है ये समानता नहीं है। बाकी अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता, रीति व रिवाजों का स्वीकृति, ये सब था, लेकिन ये नहीं था। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना
काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग की आवश्यक बनाया था। याद रखिएगा, यही डिफरेंस है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का माना जाता है? तो ये पंचम पीढ़ी का माना जाता है, जो कि 2008 बीपीएससी में पूछा गया है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान में बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ था। ह्वेन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी के सम्राट जो थे, वो बंगाल के एक सम्राट थे जिनका नाम था शशांक, ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देखते हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्यों के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग और एक बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया था। अतः ये 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर इसको 5वीं पीढ़ी का बताया गया है, इसीलिए 5वीं पीढ़ी हम लोग आंसर मानते हैं। और तथ्यों के विवाद में होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि बिहार सरकार के साइट पे ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष माना, लेकिन ये जो है बेसिकली 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो ये आजीविकों के लिए किया गया था, जो कि मॉन्क हुआ करते थे बौद्ध धर्म के, उसके लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे क्या हुआ था मौर्य युग में, मौर्य युग का मतलब होता है बिंदुसार के बाद की बात करें, अशोक की बात करें, उसके बाद की बात करें। इस युग में पर्वत को काटकर गुफाएं बनाने का परंपरा था। तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला पूर्ण विकसित हुआ था। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ी को काटकर आजीविकाओं के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबरी पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा बनाया गया था और कर्ण तथा कर्ण चौपड़ बनाया गया था। ये दो जो गुफा है इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये अशोक के समय में बनाया गया था। सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक 2 गुफा बनाया गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये थे मक्खली गोसाल। ठीक है, मक्खली गोसाल ये थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्हें महावीर की शिष्यता को त्याग दिया था। आजीवक नाम के स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। कि मतलब कहा जाता है ये कि जो भाग्य में लिखा होता है वही आपको मिलेगा। पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्रा के जो संस्थापक थे वो उज्जैन थे। ठीक है, पाटलिपुत्रा के संस्थापक अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी उज्जैन थे, उन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाया था। इसमें मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की थी। यह शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रह चुकी है। याद रखिएगा, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रह चुकी है पाटलिपुत्र। आगे है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? तो ये उज्जैन के द्वारा सर्वप्रथम इसको बनाया गया था राजधानी। हरियंका वंश के उज्जैन या उदयभद्र भी इसको कहा जाता है। इसके शासनकाल की सर्वप्रमुख जो घटना थी, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना करना। उसे राजगिरी से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? तो अभी हम लोग देखे थे राजा उज्जैन जो थे वो अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी या बेटा है उसके द्वारा ये बसाया गया था। मगध नरेश उज्जैन के शासनकाल में सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नाम के नगर का स्थापना करना। उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली गणराज्य
हुआ करता था। लिच्छवी वज्जी संघ सरप्रमुख थे इसमें। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये जिसको अभी राजगीर के नाम से जानते हैं और उस टाइम में गिरिवराज कहा जाता था। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो गिरिवराज थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वो बृहद वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद का पुत्र जरासंध था, जिससे राजगीर गिरिवराज को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो था वो बिंबिसार था। यह हर्यंक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात जो है अजातशत्रु ने उत्तराधिकारी संभाली, मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन अपनी राजधानी राजगिरी से हटा के पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था और पाटलिपुत्रा का जो स्थापना किया गया था वो उदयन के द्वारा ही किया गया था, वो सोन और गंगा नदी के मिलन स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम था, तो अजातशत्रु के वंश के नाम क्या था? ये हर्यंक वंश थे। मगध का शासक अजातशत्रु, जिसका काल रहा 492 से 460 ईसा पूर्व, उसके पिता एवं हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार के हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा किया गया। कौसंबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी इसकी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बिंबिसार थे उनकी हत्या उनका पुत्र अजातशत्रु के द्वारा हुआ और अजातशत्रु का हत्या जो है उनका पुत्र उदयन के द्वारा हुआ और तब जाके राजगद्दी उन्होंने पे बैठे थे वो। आगे है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये की थी विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासन चंद्रगुप्त से की है। एरियन प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिस ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है यहाँ पे। ब्राह्मी लिपि की सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्रह्म लिपि जो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये था जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपी नामक अंग्रेजी विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का डिकोड किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम पिया के पहचान सिंघल के राजा तित्सा से कर डाली। कालांतर से यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुसूतियों दीपावंश महावंश में से यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः जो है 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख अशोक का नाम भी पढ़ा गया है। तो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम जो पढ़े थे या डिकोड किए थे वो कौन थे? जेम्स प्रिंसपी पढ़े थे। ठीक है, आगे है मेगस्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो इनके पुस्तक का नाम इंडिका था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक कौन थे? निरियाकस हो गए, एक ओनेसिक्रियास हो गया, अरिस्तोबुलस हो गया और मेगस्थनी थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगस्थनी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी पुस्तक जो इंडिका है ये इसमें मौर्य का प्रमुख इतिहास मिलता है। आगे है इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज थे। मेगस्थनी का पुस्तक इंडिका पाटलिपुत्रा के नगर का प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की भिन्न समिति द्वारा होता था, जिसकी कुल 6 समिति होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करता था। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। अतः विकल्प कौन सा? अतः विकल्प 20 सही है। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन में मेगस्थनीज जो था वो किसका दूत था? तो वो सेलुकस निकेटर का दूत था। मेगस्थनीज निकेटर का दूत था। तो सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, यूनान से आए हुए थे। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिख लिया। मतलब यहाँ पे जो भी वो देखे या सुने उसको इंडिका वाले बुक में वो नोट कर दिए। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहदत्त जो थे सबसे अंतिम मौर्य सम्राट थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद शुंग डायनेस्टी का स्थापना किया गया था। आगे है किस अभिलेख से
रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो ये है जूनागढ़ की अभिलेख से। गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन का जो कार्यकाल था 130 से लेकर 150 ईसा का काल था इनका का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह शिला पर जो लिखा हुआ था उसी पर अशोक के 14वें पर्यागपनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्ता के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय शासक, विजय कहाँ विजय प्राप्त किए थे, कहाँ उसका शासन था, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डालता है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। तो रुद्रदामन की प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां का वर्णन किसमें मिलता है? जूनागढ़, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। आगे है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये थे खारवेल के जो राजा थे, उनको जैन धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव देखा गया। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर के 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है। आगे है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो ये जो आंसर दिया है, ये दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं क्यों दिया है आंसर। कलिंग के चेदी राजवंश का जो संस्थापक था महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम जो है महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो थे वो खारवेल था। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन जो है वो हाथी गुफा था। तो इसमें से कोई नहीं हो गया आंसर। आगे है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजय के वर्णन प्रयाग परिस्थिति से मिलते हैं। इसके लेखक जो है कौन है? हरिसेन है। तो याद रखिएगा, जो समुद्रगुप्त को जो नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा है, वो कौन कहे थे? वो कहे थे विसेंट स्मिथ की, और उसकी रचना कौन सी थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आगे है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों पर विजय प्राप्त किए थे वो कौन थे? तो वो थे स्कंदगुप्त थे। हुनों पर पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जो 455 ईसा में की बात हो रही है, ये हुआ, तथा स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन का आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा था उस टाइम में, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्र में उन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो यहाँ से क्या हुआ, जब हुन्स की आक्रमण हुई तो तब से धीरे धीरे जो गुप्त साम्राज्य थे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो ये जो है बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपरहत का नाम दिया है। कोई भूमि, वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो उसे अपरहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में एक टर्म मेंशन किया गया है। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी, तो ये किया था कब? 515 से लेके 520 ईसा पूर्व में ये किया था। चीनी यात्री सुंग युंग 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किए। 3 वर्ष की यात्रा किए थे भारत के। आगे है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो किए थे कौन? ह्वेंसांग के द्वारा किया गया था। उस टाइम ह्वेंसांग जब इंडिया आए थे चीन से, तो उस टाइम में भारत का जो राजा हुआ करता था, शासनकाल जो था वो हर्षवर्धन का था। हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेंसांग का भारत में आगमन था। उनकी उत्कृष्टता अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थान को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने तांगा शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईसा में प्रस्थान किया।
अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है शिवकी कहा जाता है उसको। ठीक है, आगे है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन का पुस्तक जो है वो राजतरंगिणी है। कल्हन ने राजतरंगिणी नाम के पुस्तक लिखा जिसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन यहाँ मिलता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे जिनका नाम क्या है? तो उनका नाम था अर्थशास्त्र। आगे है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अपने बिहार में स्थित है उदंतपुरी। ठीक है, जो वर्तमान बिहार शरीफ कहा जाता है वहाँ पर। उदंतपुरी जिले उदानपुर भी कहा जाता था, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र माना जाता था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इनकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, और यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर दूसरे सीरीज में दूसरे वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये न्यायदेव जो है ये कर्नाट वंश के संस्थापक रहे हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव जो कि 1097 से ले 98 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। वे एक महान योद्धा थे। न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरौगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का जो शासनकाल रहा 1097 से लेकर 1325 ईसा तक रहा। अब मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जब कर्नाट वंश का जो राजा थे न्यायदेव, तो उस टाइम में मिथिला का स्वर्ण युग ये माना जाता है। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन तक। फिर हम लोग जो दूसरा वीडियो लेंगे उसमें 52 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू। सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।